नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अरोरा क्लास में। अब जरा ईमानदारी से एक बात बताइए कि आपने थंबनेल देख के ही वीडियो पर क्लिक किया है कि नहीं? हाँ किया है। तो ईमानदारी से एक बात मुझे और बता दीजिए कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इस चीज़ से आप परिचित हो गए। अगर आप 6 से एबव हो, मतलब 6 क्लास से ऊपर हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या इवन कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो तो इस पिक्चर को जानते होगे। ये है पृथ्वी की वायु दाब की पेटियाँ यानी कि बेल्ट्स हैं। तो जैसा कि शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से 7 से तो पढ़ना ही है। वायुदाब पेटियाँ ये है वो है, ऐसे चलती हैं वो चलती हैं, पूर्वी पश्चिम है ना, व्यापारिक पवने हैं ये है वो है। तो ज़रा बताइए मुझे कि आपको कन्फ्यूजिंग नहीं लगता है ये इमेज कि इक्वेटर के पास वाली जो हवाएं हैं वो देखिए किस तरह पश्चिम की ओर जा रही हैं, फिर कर्क रेखा के ऊपर वाली जो हवाएं हैं वो पूरब की तरह जा रही हैं, मतलब पूरब की ओर जा रही हैं, और फिर उसके ऊपर वाली जो हवाएं हैं वो फिर से पश्चिम की तरफ आ रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो अगर टीचर से पूछने जाओगे तो टीचर कहेंगे कि कोरियोलिस बल है, फेरल का नियम है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है कि आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो शांत नहीं करवा पाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे बच जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई टीचर्स को कि बस बोल देते हैं कि हवाएं घूम जाती हैं, कोरियोलिस बल है, कैसे काम करता है ये नहीं बताते हैं। ठीक है ना? तो मैं कोशिश करूँगा अपना 100% यहाँ पे दूंगा कि आपको ये 3 चीज़ें जो है वो एकदम क्लियर हो जाएँ यहाँ पे। ठीक है ना? अगर नहीं समझा पाया तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको समझा दूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको इमेज दिखाया अभी, तो मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप इस बारे में जानते हो कि हमारी पृथ्वी की संरचना क्या है तथा अक्षांश रेखा के बारे में आपको पता होगा, तभी आपने ये वीडियो पर क्लिक किया है। अब देखिए, सबसे बीच वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इक्वेटर, यानी कि भू मध्य रेखा, भूमि के मध्य से गुजर रही, बात खत्म। ऊपर वाले को कहेंगे कर्क, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाले को मकर रेखा, नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। कर्क लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मकर रेखा। समझ रहे हो ना? ये चीज़ आपको पता है, मुझे पता है। तो देखिए यहाँ पे जो है अब कितने डिग्री पे है क्या नहीं मैं नहीं बताऊँगा। आप जानते हो कि इक्वेटर 0 डिग्री पे है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है, ये मकर रेखा 23.5 डिग्री। तो उस चीज़ में हम नहीं घुसेंगे अभी हम देख लेते हैं कि ये सब वायु पेटियाँ जो ये सब है, ये सब लफड़ा क्यों लगा हुआ है धरती पे। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि हम देख रहे हैं, अब देखिए इस इमेज को, सबसे ज़्यादा सनलाइट किस एरिया में पड़ रहा है? इक्वेटर पे पड़ रहा है ना? तो सबसे ज़्यादा गर्म एरिया कौन होगा? इक्वेटर वाला एरिया होगा। तो अक्षांश की क्लासेस में आपने अगर की है तो आपको पता होगा कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये पार्टिकुलर पोर्शन जहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है, ये अगर हीट होगा, दिखेगा, दिखने का मतलब गर्म होगा। तो पृथ्वी तो घूमते रहती है, तो पृथ्वी घूमती रहती है, ये जब गर्म होगा तो पूरा का पूरा ले लेगा, यहाँ तक गर्म होगा। समझ पा रहे हो ना? तो सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा कौन होगा? ये वाला। क्या मैं आपको अपनी बात समझा पाया? बिल्कुल समझा पाया मैं। सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा यही होगा। उसके बाद का हिस्सा थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर आगे के हिस्सा धीरे धीरे जाते जाते ध्रुव पे तो 0 एकदम हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ गर्मी की मात्रा 100%, यहाँ पे जाते जाते गर्मी की मात्रा 0% हो जाएगी, समझे? और सेम चीज़ यहाँ पे होगी 0%, और नीचे के 90, 80, 70, 60, 50, 40, 20, 10, समझे? इस तरह से घटते जाएगा। तो कोई पार्टिकुलर एरिया जब गर्म हो रहा है सूर्य की रोशनी से, और गर्म क्यों होता है? तो इसका एक फैक्टर होता है, उसे कहा जाता है आतपन, यानी कि सूर्य की रेडिएशन को सोखना आतपन कहलाता है। जो हिस्सा जितना ज़्यादा रेडिएशन सोखेगा उतना ज़्यादा हीट होगा। ठीक है? तो ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म होगा कि नहीं होगा? अब गर्म हिस्सा में क्या होता है कि हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं। गर्म हवा ऊपर उठती है, इसलिए घर में वेंटिलेटर छोड़ा जाता है ताकि गर्म हवाओं से निकल सके और खिड़की से ठंडी हवाएं आ सके। अगर अपने घर में अपने वेंटिलेटर नहीं छोड़ा ऊपर में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, गर्म हवाएं ऊपर घूमते रहेगी, जब फैन चलाओगे तो फिर नीचे आ जाएगी और फिर घर में उमस एकदम अजब सा मतलब स्थिति हो जाएगी। इसलिए वेंटिलेटर छोड़ दिया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 जितना आपको देना है दे दीजिए। ठीक है? तो देखिए गर्म हवाएँ ऊपर उठती हैं, समझे? तो जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो उसको फिल करने के लिए ठंडी हवाएं आती हैं वहाँ पे। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक नाद में अगर या एक टब में पानी रख दिया जाए, वहाँ से एक गिलास या एक लोटा या एक चम्मच पानी निकाल लिया जाए, तो क्या होता है कि नाद में गड्ढा हो जाता है पानी निकालने के बाद? नहीं, अगल बगल का जो पानी है वहाँ पर आके भर देता है उस जगह को। ठीक हवा में भी यही होता है। हवा जब ऊपर उठती है ना तो इधर उधर से साइड से हवाएं आके उसे फिल कर देती हैं, भर देती हैं। तो जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी, मैंने क्या बताया कि 100% हीटिंग यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 90 होगा, 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा, 50 होगा, धीरे धीरे 0 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना?
तो जब 100 एरिया वाला इतना ज़्यादा हीट हो गया तो इधर वाले हवाएं आगे बढ़ेंगी कि नहीं, ऊपर उठ गई। ये थोड़ा ठंडा है, ये ठंडा, ये ठंडा, ये ठंडा, ये ठंडा, इधर जाते तो पूरा ठंडा। हीट एरिया को निम्न दाब एरिया कहते हैं, यानी कि लो प्रेशर जोन। समझे? लो प्रेशर क्यों? क्योंकि यहाँ हवा का दबाव बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हवा जो है ऊपर चली गई आकाश में। तो इसे हम कहेंगे LP। ठंडी जगहों पे हवा का घनत्व भी ज़्यादा होता है तथा दबाव भी ज़्यादा होता है, दाब भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्योंकि ठंडे जगह में क्या होता है, एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, एयर के जो अणु होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो 50 डिग्री पे जो 50% यहाँ पे सोख रहा है करके रखा, मान लीजिए, मानने के लिए कह रहा हूँ, ये कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, इससे तो ठंडा ही होगा। यहाँ पे बनेगा क्या, हाई प्रेशर जोन, यानी उच्च दाब, हवा का घनत्व वहाँ ज़्यादा रहेगा, यहाँ बन गया उच्च दाब। और ठीक यही चीज़ जो ऊपर होगा ना, एकदम सेम चीज़ नीचे होगा, यहाँ होगा HP। अब बुक में एक चीज़ आपका और दिया गया था, देखिए किस तरह से दिया गया। HP के बाद फिर वहाँ पे LP बन रहा है, यानी कि लो प्रेशर जोन यहाँ पे बन रहा है। अब इसका नामकरण मैं बिल्कुल नहीं कर रहा यहाँ पर कि क्या नाम होगा, कैसे नाम होगा, डोल्ड्रम क्या है, अस्वक्ष क्या है, फालतू चीज़ मैं अभी नहीं बता रहा, ये बाद में बताऊंगा, पहले आप फैक्ट समझिए, ठीक है ना। यहाँ पे बन रहा है लो प्रेशर जोन, यहाँ पे भी बन रहा है लो प्रेशर जोन। तो सबसे पहले तो एक आपके मन में आता होगा कि अगर मैं से क्या बता रहा हूँ कि 100% यहाँ है, धीरे धीरे जाते हैं 0 हो गया, तो यहाँ मान लेता हूँ कि 30% होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 10 होगा। तो यहाँ पे तो 30% है, जो हीट की मात्रा है, देखिए ना, कम है ना, बिल्कुल कम है। तो यहाँ पे 30% हीट की मात्रा, सेम चीज़ यहाँ पे वही है, 30% हीट की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन कैसे सकता है, समझे? यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनने के लिए आपको हीट चाहिए प्रॉपर, एकदम खूब हीट रहेगा ना, तो यहाँ से हवाएं उठ जाएंगी ऊपर की ओर। हवाओं का उठना लो प्रेशर जोन को क्रिएट कर देता है। बात समझ रहे हो ना, हवाओं का उठना, यानी कि ऊपर जब उठेगा हवा तो वो जोन कहलाएगा लो प्रेशर जोन। हवाएं जब एक साथ संगठित हो जाएंगी, एक साथ बैठ जाएगी नीचे, उसे कहा जाएगा हाई प्रेशर जोन, यानी उच्च दाब। तो उच्च दाब क्या था, कर्क रेखा पे उच्च दाब था। अब बताइए पोलर पे, यानी कि पोल पे, सॉरी, यहाँ पे उच्च दाब होगा यानी हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा। तो क्योंकि पोल पे ठंडा रहता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं जा रही, इसलिए हवा के अणु जो साथ साथ आएंगे, हवा एक साथ आएगी, हवा संगठित हो जाएगी, तो ये बनाएगा हाई प्रेशर जोन, यानी उच्च दाब बनाएगा। LP नहीं बनाएगा, HP बनाएगा, ठीक है ना। सवाल मेरा ये था, या फिर कहीं आपका सवाल क्या था कि LP यहाँ पे क्यों बन रहा है, ये 30 डिग्री पे LP क्यों बन रहा है, समझे? तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका हवाओं के उठने पे, प्रेशर पे तथा हीट पे डिपेंड कर रहा है, समझे? तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है क्योंकि यहाँ हवाएं जो हैं ऊपर की ओर उठती हैं, समझे ना। यहाँ पे हीट कम है, मतलब देखिए ना 30% ही हीट है, लेकिन हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं यहाँ पे। अब क्यों उठती है मैं अभी बताता हूँ थोड़ा देर में, जब कोरियोलिस बल आपको बता दूंगा, फेरल का नियम बता दूंगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको बुक में दे जाएगा दक्षिण पूर्व से हवाएं आ रही है, उत्तर पश्चिम से हवाएं आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, उधर से आ रही करके कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा कर देता है। तो इस चीज़ से हम बचते हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप ये चीज़ प्रॉपर समझ गए होंगे। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हीट आएगा, इधर जाते जाते हीट एकदम खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कह सकते हो आप, 0% हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, 100 डिग्री यहाँ इक्वेटर पे होगा, मकर रेखा पे आते आते 50 मान लीजिए हो गया, नीचे जाते जाते 0% हो गया। तो यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन, ये वाला भी हाई प्रेशर जोन, ठीक है। एक फ्रेश इमेज आपका मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ओके। ये हो गया आपका साउथ पोल। आई होप ये आपको दिख रहा होगा नीचे, क्योंकि कैमरा जो है वो दिख रहा है आपको, प्रॉपर दिख रहा है। ये है इक्वेटर, जो कि स्थित रहता है कितने पे, 0 डिग्री पे। ये चीज़ आपको ऐसी है कि हजारों बार पढ़ाई जा चुकी है, मेरे द्वारा नहीं, अदर भी टीचर आपको यही चीज़ बताया कि इक्वेटर 0 डिग्री माना गया उसे। ये आपका है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसे कहते हैं। यह है मकर रेखा, समझे ना। और तो बुक से आपका सेम मिल रहा है। अब जरा जो है वायु दाब की पेटियों के बारे में बताता हूं मैं। देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था उच्च दाब तथा निम्न दाब, तो समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे जहाँ पे ठंडा है वहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर, HP, उच्च दाब। हाई प्रेशर क्योंकि हवाएं संगठित हैं। इक्वेटर पे हवाएं दूर दूर भाग रही हैं एक दूसरे से, तो क्या बन गया, लो प्रेशर जोन, LP, समझे ना। यहाँ पे साउथ पोल पे क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ बर्फ है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं जाती, यहाँ बन जाएगा
हाई प्रेशर जोन, हवाएं एकदम संगठित है वहाँ पे, ठीक है ना। अब कर्क रेखा पे क्या बनेगा, कर्क रेखा बनेगा हाई प्रेशर जोन, क्योंकि सूर्य से दूर है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है छितर जाती है आते आते, इस तरह से हो जाती है, प्रॉपर मतलब आती ही नहीं, जितना यहाँ पे आती है वही 80% 100% वाला सिस्टम है ना। यहाँ भी HP होगा। ओके, अब इसे कहा जा रहा है अधोध्रुवीय वृत्त या अधोध्रुवीय निम्न दाब इसे कहा जा रहा है, क्योंकि आधा ध्रुव के इधर है, ठीक ना, ध्रुव के पास में, इसलिए इसे कहा जा रहा है अधोध्रुवीय। यहाँ पे बन रहा है क्या, लो प्रेशर जोन, यहाँ पे बन रहा है लो प्रेशर जोन। तो सवाल मन में आ रहा है कि यहाँ पे लो प्रेशर क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो हीट है नहीं, ठीक है ना। तो अब कोरियोलिस बल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसे समझ में नहीं आएंगी। तो कोरियोलिस बल को समझने के लिए, जैसा कि कोरियोलिस बल की परिभाषा क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न गतियाँ जो हवाओं वगैरह को प्रभावित करती हैं, है ना, उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। शुरू से ही आपको पता है ये चीज़ें। फेरल का नियम क्या है कि उत्तर में चलने वाली हवाएं दाहिने जाएंगी, बाएं में चलने वाली ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, दिशाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप नहीं पढ़ोगे यहाँ पे, क्यों नहीं पढ़ोगे, क्योंकि कोरियोलिस बल समझ जाओगे ना तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर लगेगा कि फेरल जो था बड़ा ही चतुर इंसान था, थोड़ा सा रिसर्च कर दिया, मतलब बुक में उसका नाम छप गया। आप ये कोरियोलिस बल पढ़ने के बाद सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो कोरियोलिस बल होता क्या है, आप एक समझिए एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले मैं एक थाली ड्रॉ करने वाला हूँ, थाली जिसमें आप खाना खाते हो ना, वो वाली थाली मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ओके, क्योंकि गोल चीज़ों पे लागू हो रही है तो ये जानना जरूरी हो। थाली एक लीजिए आप, ठीक ना, बड़ी वाली, घर में जो सबसे बड़ी थाली होगी ना उसे आप ले लीजिए, इतना बड़ा भी होता है किसी घर में थाली। उसके सेंटर में एक छेद कर देते हैं। अब करिएगा मत, यहाँ पे मैं थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके सेंटर है ना, थोड़ा सा इधर ऐसा है, सेंटर में एक छेद कर देता हूँ, ठीक है। छेद करने के बाद उसमें कांटे घुसा दीजिएगा, यहाँ पे मार दीजिएगा एक टेप या जो भी चीज़ है, या माचिस की तीली एक चिपका दीजिएगा यहाँ, ठीक है ना, इस तरह से एकदम साइड पे होना चाहिए। और मतलब एक माचिस की तीली लीजिएगा, आधा कीजिएगा कि यहाँ चिपकाइएगा, एक यहाँ चिपकाइएगा, ठीक है। अब थाली को एक राउंड घुमाइएगा, इधर की ओर उधर की ओर, जिधर भी आपको घुमाना है, इधर जाना है तो इधर जाइए। तो हम इधर की ओर थाली को घुमा रहे हैं। तो घुमाने से क्या होगा कि राउंड लगेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 10 सेकंड में मेरी थाली एक राउंड मार लेती है, 1 राउंड इन 10 सेकंड, ठीक है। थाली का व्यास तो निकालना आता होगा आपको, ये जो सॉरी व्यास नहीं, परिधि जो है वो तो निकालना आता होगा। व्यास अगर पता है तो, डायमीटर अगर पता है, त्रिज्या पता है, तो थाली का जो है परिधि आप निकाल लीजिए। तो इसकी परिधि हम मान लेते हैं 100, ठीक है ना। इसकी परिधि जो है बाहर वाली, इसको मान लेते हैं 100। अब एक मैंने क्या बोला कि आधी दूरी पे यहाँ पे एक छोटा सा माचिस का तीली चिपकाइए, आधी दूरी होनी चाहिए एकदम, ठीक है ना। तो इसको अब नचाइए, क्योंकि देखिए नचाइएगा तो ये भी घूमेगा साथ में और ये भी साथ में घूमेगा। तो अब मुझे बताइए, क्योंकि परिधि 100 सेंटीमीटर है या मीटर है, जितना भी हो, मीटर तो नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। परिधि 100 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 सेकंड में ये वाला जो है पहला माचिस की, इसका नाम देना भी जरूरी है, AB। तो 10 सेकंड में ए माचिस की तीली जो है वो कितना सेंटीमीटर का दूरी तय कर ली, बताइए जरा मुझे। तो 10 सेकंड में ए जो है 100 सेंटीमीटर चला, बात खत्म। अब बी जो है इतना चलेगा, नहीं चलेगा, लॉजिक लगाइए, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये कहीं और स्थित है, इसके आधे दूरी पे है, ठीक है ना। तो ये कितना चलेगा, मान लेते हैं कि इससे कम ही चलेगा, या आधा चल गया। मान लेते हैं कि बी चल गया मेरा कितना, 50 सेंटीमीटर। टाइम कितना लिया, दोनों 10 सेकंड टाइम लिया। टॉर्क वगैरह होता है ना बाइक में, यही सब सिस्टम होता है। तो देखिए ये चल गया कितना, 10 सेकंड में 50 सेंटीमीटर। गलती किसकी है, अगर ये स्पीड इसकी धीमी है तो गलती क्या है, गलती यहाँ पे इसके स्थान की है। अगर इसको मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या होगा कि ये भी 10 सेकंड में 100 सेंटीमीटर चल जाएगा। और इसे मैं एक को अगर यहाँ पे रख दूँ तो ये क्या होगा, इसकी गति स्लो हो जाएगी, ये 50 सेंटीमीटर चलेगा। अब मुझे क्या करना है कि इस चीज़ की गति को बढ़ानी है, मान लीजिए, या मतलब 10 सेकंड में और ज़्यादा चल सके तो ये करना है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक स्टिक बांध दूंगा लंबा सा, 10 सेंटीमीटर का स्टिक बांध दिया मैंने, मान लो। यहाँ पे मैं एक को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, एक को माचिस की तीली जो है यहाँ पे। अब इसको एक और राउंड लगाते हैं। तो अगली बार जो राउंड लगाएगा, राउंड तो 10 सेकंड में लगाना है इसको, लेकिन दूरी इसने कितनी कवर कर ली, तो दूरी कवर कर ली मान लें अब यहाँ पे, तो दुगनी बढ़ गई, है ना। तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर इसने कवर कर लिया मात्र 10 सेकंड में।
तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो, मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि सेंटर के दूरी जब जाते जाओगे ना तो गति जो है वो बढ़ती जाएगी, और सेंटर के जब पास रहोगे तो गति आपकी स्लो होती जाएगी, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा। तो कोरियोलिस बल जो होता है ठीक इसी तरह से काम करता है। कोरियोलिस बल में ही आपको बताया गया है सब। एक्चुअली ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब होता है ना, उसमें पढ़ना है, मैं बस बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि शुरू से ही जान रहे हैं कि पृथ्वी इस तरह से उस तरह से, लेकिन प्रॉपर समझते नहीं है। कोरियोलिस बल को समझने के लिए पृथ्वी को ऐसे मत देखिए, ऐसे देखिएगा ना तो नहीं समझ पाइएगा, इसको ऊपर से देखना पड़ेगा। ऊपर से कहाँ? ऊपर से यानी कि नॉर्थ पोल से, या नीचे से यानी कि साउथ पोल से आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम नॉर्थ पोल से पृथ्वी को देखते हैं जरा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर में एक वाइट कलर का है, वो ग्रीनलैंड है, ठीक है ना, बर्फ से ढका हुआ रहता है, जो कि पृथ्वी के सबसे सेंटर के पास है, यानी कि नॉर्थ पोल। ऊपर जब देखोगे ना तो पृथ्वी क्या है, चक्री की तरह ही मान सकते हो आप उसे। तो ऊपर में यहाँ पे ग्रीनलैंड बसा हुआ है, यहाँ पे पास में पोल के पास एकदम, ठीक है। अब डायमीटर पे यानी कि सॉरी डायमीटर नहीं, इसका जो इक्वेटर है पृथ्वी का, सबसे बड़ा वृत्त है पृथ्वी का, ठीक है ना। इक्वेटर जो सबसे बड़ा पृथ्वी का वृत्त है, यानी कि उसे हम परिधि मान सकते हैं इस चक्रे की, ठीक है। तो परिधि पे यानी कि इक्वेटर पे स्थित एक देश का नाम बताइए, तो कोई भी देश हो सकता है, जैसे कि मालदीव्स, ठीक है ना, इक्वेटर पे स्थित है। इक्वेटर पे स्थित एक देश है, एकदम एग्जैक्ट मालदीव जो है, देखिए किस तरह से इक्वेटर पे स्थित है। तो मालदीव्स कहाँ होगा, यहाँ पे, एम फॉर मालदीव्स। अब पृथ्वी जो है क्या करती है कि 24 घंटा में एक राउंड पूरा मार लेती है, ठीक है ना। अब बताइए कि मालदीव्स में खड़ा व्यक्ति, मालदीव्स में खड़ा व्यक्ति, उसे क्या नाम देंगे, उसे नाम देते हैं एमएम, यानी मालदीव मैन। ग्रीनलैंड जो कि पोल के सबसे पास है, G4, इसे हम नाम दे देंगे जीएम, यानी ग्रीनलैंड मैन। 24 घंटे में मालदीव वाला आदमी जितना चक्कर मार लेगा, जितना दूरी तय कर लेगा, क्या उतनी दूरी ग्रीनलैंड वाला व्यक्ति कर पाएगा? तय बिल्कुल नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। अब इसमें उसकी गलती नहीं है, जो इसका स्थान है इसकी गलती है, क्योंकि सेंटर के पास है एकदम, थोड़ी सी ही दूरी कवर करेगा। लेकिन जो मालदीव्स वाला मैन है, मालदीव्स वाला व्यक्ति है, वो पूरा का पूरा इक्वेटर का चक्कर मारेगा, सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करेगा, ठीक है ना। तो अब मान लेते हैं पृथ्वी की जो परिधि है, इक्वेटर की जो लंबाई है वो 1000 मीटर है, ठीक है। और ये जो दूरी कवर करी गई है ये है 50 मीटर, ठीक है ना, एज्यूम कर रहा हूँ बस। तो सबसे ज़्यादा दूरी ये हो गया, सबसे कम दूरी ये हो गया। अब पृथ्वी कितना टाइम लेती है एक राउंड मारने में? 24 आवर, ओके। तो 1000 मीटर चल गया कितना में? 24 आवर में। और ये 50 मीटर भैया चल गए हमारे 24 आवर में। तो देखिए टाइम सेम है, लेकिन दूरी अलग है। तो अब अगर आप समय तथा गति वाला चैप्टर पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ये होता है ना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये सब होता है नियम कानून, है ना, परिभाषा का आपको याद होगा। तो गति बराबर क्या होता है? गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि 1000/24, ये हमारी गति हो गई। और मतलब ये मालदीव्स वाले आदमी की गति हो गई, ये ग्रीनलैंड वाले की कितनी होगी? तो 50/24। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर लीजिए, लेकिन वही होगा कि इसका बहुत ज़्यादा आएगा गति, मतलब ज़्यादा को इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हो ऊपर की ओर, इसका गति बहुत कम आएगा। तो टाइम सेम है लेकिन गति ज़्यादा है। तो गति किसकी ज़्यादा है? इक्वेटर पे जो देश स्थित है उसकी गति बहुत ज़्यादा है। समझे ना, मैं क्या अपना पॉइंट समझा पा रहा हूँ आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत हो तो अभी भी आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है, मैं बाद में आपका रिप्लाई उसका दे दूंगा। चलिए ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। देन नाउ अब इसको हम फिर से अर्थ मान लेते हैं। तो इक्वेटर यहाँ पे है, पोल यहाँ पे था, ग्रीनलैंड यहाँ पे था, मालदीव्स यहाँ पे था, एम फॉर मालदीव्स, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा गति मालदीव्स वाले एयर की होगी, यानी कि यहाँ पे जो एयर है ना, यहाँ पे जो एयर चल रही है इसकी गति जितनी ज़्यादा होगी, क्या यहाँ पे उसकी गति उतनी ज़्यादा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसा कि मैंने समझाया एग्जाम्पल, देखिए इसकी 24 घंटा में इतना ही दूरी चल रहा है, ये 24 घंटा में पूरा पूरा इक्वेटर का चक्कर मार लेता है। और ये जो चीज़ है ना आपकी ऐसी है कि यहाँ पे अगर 100% गति मैं मान लूँ तो ठीक वही होगा, 90% यहाँ होगा, 80, 70, 60, 50, 40, 20, 10, 0। और ठीक यहाँ चीज़ होगा नीचे में 90, 80, 70, 10, 50, 40 ऐसे करके 10 यहाँ तक आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका स्पीड वाला पैरामीटर, यानी कि गति वाला पैरामीटर। तो गति सबसे ज़्यादा तेज है कहाँ पे? इक्वेटर पे। अब कर्क रेखा जो कि कहाँ स्थित है? 23.5 डिग्री पे स्थित है, ठीक है। और एक मकर रेखा जो है इधर 23.5 डिग्री पे स्थित है। तो क्योंकि गर्म हुई थी हवाएं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, गर्म होने का हवाएं यहाँ उठी, तो कर्क रेखा वाली जो हवा है वो तो ठंडी है ना, तो इधर आना चाहेंगे ना, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो मुड़ क्यों जाती है? मुड़ती इसलिए है क्योंकि इसकी गति जो है देखिए 80% है यहाँ पे, या 50 या 40 कितना भी हो सकता है। मैं तो बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए सब आंकड़ा ले रहा हूँ, खुद से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेटेड जो आएगा उसका वो अलग ही होगा कुछ। तो लेकिन आप मानिए यहाँ पे कि इसका तो जरूर इससे कम ही होगा, ठीक है। तो क्योंकि पृथ्वी घूम भी रही है साथ साथ, किस तरह से घूम रही है? इस तरह से घूम रही है ना, बड़ा तेजी में घूमती है। तो घूम भी रही है, यहाँ वाली हवाओं को यहाँ आना भी है, ठीक है। तो इसलिए क्या होंगी? हवाएं इधर आना चाहेंगी, इधर। हवा तो सीधी रेखा में चलेगा भाई, ठीक है ना, हवा सीधी रेखा में चलेगा, कहीं से भी हवा है वो सीधी रेखा में चलेगा। मुड़ता इसलिए है क्योंकि इसमें यही दिक्कत हो जाता है कि इसकी स्पीड जो है, इसकी औकात कम है, इसकी औकात ज़्यादा है। तो स्पीड कम है इसकी ज़्यादा है, तो क्या होगा कि हवाएं जो हैं इसको मैच नहीं कर पाएंगी। इसकी स्पीड मान लीजिए ना 1000 या किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 800 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या ये हवाएं इसको मैच कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो ये हवाएं क्या होंगी? मुड़ जाएंगी, थोड़ा सा, हल्का सा मुड़ेगा, हल्का सा मुड़ेगा, हल्का सा मुड़ेगा, हल्का सा मुड़ेगा, यहाँ भी वही होगा। देन अब देखिए नीचे से किस तरह से मुड़ा? यहाँ पे, क्योंकि मैच नहीं कर पा रहा था बेचारा उसका स्पीड। यहाँ से आने वाला हवा इस तरह मुड़ेगा, हल्का सा मुड़ेगा, हल्का सा मुड़ेगा। देन इसके बाद भी हवाएं सीधी आ ही नहीं सकती कभी, क्योंकि स्पीड जो है बराबर नहीं है। आई क्लियर? तो इसलिए एग्जाम जो बुक में है आपका इस तरह का इमेज दिया गया है कि हवाएं देखिए किस तरह से मुड़ गई हैं। सारा खेल जो है पृथ्वी के घूर्णन का है, पृथ्वी के गति का है और या अक्षांशों का है। अब बताइए, आप समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। मान लेते हैं कि ये कोई यहाँ पे अक्षांश है, कोई कितना भी डिग्री हो, एक यहाँ पे अक्षांश है। हवाओं को यहाँ से यहाँ पे आना है, तो इसकी गति क्या है? कम होगी, लेकिन इसकी गति ज़्यादा होगी, इसके प्रोपोर्शनल, समझे ना। इसकी गति इससे कम होगी, तो यहाँ से जो हवा यहाँ पे आएंगे सीधी नहीं होकर ऐसे मुड़ जाएंगे। मुड़ेंगे कि नहीं मुड़ेंगे? हाँ, मुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, है ना। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव बना, यहाँ पे मेरी हवाओं को जाना है यहाँ से, तो क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो यहाँ से सीधा आना चाहेंगे लेकिन बेचारा पीछे रह जाएगा। यहाँ से सीधा आना चाहेगा लेकिन बेचारा पीछे रह जाएगा यहाँ से, तो इसलिए मुड़ रही ना, देखो मुड़ ही रही है। मुड़ना ही जो कोरियोलिस लॉ है, फेरल का नियम है, ये सब डिसाइड कर रहा है आपका। अब एक चीज़ और समझाता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि इधर की ओर मुड़ रही थी, कम गति से तेज गति में आ रही थी तो मुड़ गई। अब तेज गति से जरा इसे कम गति में भेज के देखते हैं। मान लीजिए कि इक्वेटर पर की हवाएं जो है, यहाँ वाली जो हवाएं हैं, इसको यहाँ पे जाना है, ठीक है ना। तो इसकी गति बहुत ज़्यादा है इसके अनुपात में, इसकी गति कम है इसके अनुपात में, ठीक है ना। ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है। यहाँ पे बना दूंगा, ये इससे भी कम रहेगा, इस तरह से रहेगा। यहाँ पे बना दूंगा और कम रहेगा। तो गति ध्रुवों पे जाते जाते क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यहाँ पे भी आते आते शून्य हो जाएगी। मैं बार बार ऊपर के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो नीचे वाला आप लोग एकदम जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रहेगा, इससे तो ज़्यादा ही रहेगा बाबू, ये कम गया, इससे या और कम जाएगा। देखिए 3 डाउन चला गया इसमें, 3 डाउन जाने का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा कम है। इसमें 2 डाउन गया, 1 डाउन गया, फिर एक में इसमें अप हो गया, तो इसमें गति ज़्यादा है। अब हवा को हमें भेजना है यहाँ से यहाँ पे, तो गति क्योंकि ज़्यादा है, हवा तो बेचारे सीधे जाएगी, उसकी फिजिक्स का लॉ ऐसा है कि हवा सीधे ही बहती है, उसका दोष उसमें नहीं है। हवा तो जाना चाहेगी सीधे इस तरह से, ठीक है, एकदम स्ट्रेट। इसका मन करे तो एकदम सीधे जाए, लेकिन इसका बस चलता है नहीं चलता है, क्योंकि अर्थ जो है रोटेशन हर घंटे मतलब कर ही ना रही है, कर रही है, इसलिए तो घंटे सेकंड बन रहे हैं। तो ये कभी नहीं रुकती। तो पृथ्वी को यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब हवा जब यहाँ उठेगी तो हवा की गति इतनी ज़्यादा है, यहाँ गति कम है, यहाँ मुड़ जाएगी इस तरह से, इस तरह से मुड़ जाएगी, इस तरह से मुड़ जाएगी, मुड़ी कि नहीं। अब इसी चीज़ को अगर नीचे में ट्राई करूँ तो क्या होगी? हवा की गति क्या होगी? क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ हो जाएगा इससे। यह देखिए किस तरह से, इसमें हवाओं की गलती एकदम नहीं है। बात वही है, गति है, घूर्णन गति है,
यही सब मैटर कर रहा है यहाँ पे फैक्टर। और कोई कोरियोलिस लॉ इसमें कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ थी, समझे। तो आई होप मैं आपको ये चीज़ समझा पाया कोरियोलिस लॉ। अब जरा देख लेते हैं कि वायु दाब की पेटियाँ जो है वो किस तरह काम करती हैं। अगर आपके यहाँ मन में कन्फ्यूजन है कि अगर यहाँ से यहाँ भेजूँ तो फिर वही होगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ से होगा। अगर यहाँ से हवा को यहाँ आना होगा, यहाँ से यहाँ आना होगा, यहाँ से यहाँ आना होगा, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ की गति जो है वो कम है, यहाँ की गति ज़्यादा है, तो हवाएं क्या होंगी, मुड़ेंगी, मुड़ जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, मुड़ेंगी ना, पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि अर्थ जो है इस तरह से आगे की ओर रोटेशन कर रहा है, आगे की ओर भाग रहा है ना। पश्चिम से पूरब अर्थ जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से रोटेशन कर रहा है। तो इसको आना है यहाँ पे, लेकिन पीछे छूट गया बेचारा, पीछे छूट गया, यहाँ आना है, पीछे छूट गया। सारा खेल जो है दूरी तथा गति का है। अब आगे समझिए आप। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 स्केच ड्रॉ करा है। एक ड्रॉ जो हमारी रेगुलर अर्थ जैसे दिखती है, बिल्कुल वही प्यारी सी खूबसूरत सी, इसमें आपका इक्वेटर है, और ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो, ये कर्क रेखा को मैंने सूचित किया है इस लाइन से, और नीचे वाला जो है ये मकर रेखा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ या फिर ऐसे ही समझ जाओगे ना, ओके। उसके बाद लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको दिख रहा होगा आधा संतरा सा। तो यहाँ पे ये किया है कि मैंने अर्थ को लिटा दिया है। तो देखिए नॉर्थ पर यहाँ हो गया और साउथ पोल यहाँ हो गया। ये इक्वेटर है, ई फॉर इक्वेटर, कर्क रेखा ये है, क से कर्क, म से मकर मानिए, और यही उच्च दाब निम्न दाब वही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले समझिए, अब मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ ये सब पवड़े जो है किस तरह से बहती हैं, किस एरिया में बहती हैं। तो अब दिमाग खोल के पढ़िए। यहाँ से आ गया सन, इसको किया गर्म, ठीक है ना, इससे किया गर्म पूरा इस एरिया को, तो ये बन गया क्या, निम्न दाब क्षेत्र बन गया, यानी लो प्रेशर जोन बन गया। तो आ जाइए अब इस इमेज पे। यहाँ पे क्या हो गया कि हवाएं ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई ना। अब ऊपर उठेगी तो हवा ऐसा नहीं है कि सीधे पूरब की ओर जाएगी या पश्चिम की ओर जाएगी, दोनों तरफ जाएगी। तो वही चीज़ इसमें हुआ, इधर हवाएं गई कुछ कुछ, इधर हवाएं गई कुछ कुछ, देख रहे हो, हवा इधर उठ के उड़ गया। गर्म हवाएं उड़ जाती हैं ऊपर की ओर, है ना, इधर उड़ गया, ऊपर उठ गया, आधा इधर गया, आधा उधर गया। यहाँ पे हो गया क्या, खाली स्थान हो गया। कहाँ पे, इक्वेटर पे खाली स्थान हो गया। तो अगल बगल वाली जो हवाएं रहेंगी उसको भरने के लिए आएंगी। तो ये जो हमारा है कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला 30 डिग्री तथा 35 डिग्री वाला हिस्सा, यहाँ से ठंडी हवाएं आएंगी इसको भरने के लिए, समझे ना। इस तरह से इसे भरने के लिए आ गई, आ रही हैं, आने दीजिए, आ गई। ठंडी हवाएं जिस एरिया से आ रही है, जिस जो है डार्क पट्टी आप देख रहे हो, जो बेल्ट देख रहे हो ना, इस बेल्ट को क्या नाम दिया गया है, इस बेल्ट को नाम दिया गया है उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश। और नीचे वाले क्या नाम दिया गया है, उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश। नीचे वाले ने दक्षिणी वाला हॉर्स नाम दिया गया है उसे। तो हॉर्स से याद रख लोगे ना, बिल्कुल रख लोगे। तो यहाँ से हवा आई, यहाँ से हवा आई। अब जब हवा आती है दोनों तरफ से, ठीक है ना, तो देखिए हवा इधर से आई, कुछ इधर से आई, इधर से टकराई। तो नीचे तो जमीन है, तो जमीन में थोड़ा घुस जाएगा फाड़ के, नहीं तो टकरा के ऊपर की ओर उठ जाएंगे। ऐसे आए, इधर से आए, इधर से आए, टकरा के ऊपर की उड़ जाएगी, जमीन में थोड़ा फाड़ के घुसेगा, है ना। तो यहाँ से आई हवाएं, तो जमीन में नहीं गई, ऊपर की ओर उठ गई। फिर यहाँ पे आई, गर्म हुई, फिर ऊपर उठ गई, और ये इस तरह से चक्र जो है चलते रहेगा, ठीक है ना। इधर से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ पे आकर डेंस हो जाती है, नीचे आ जाती है। डेंस ये क्या होती है ना कि वायुमंडल में ही डेंस हो जाती है, ऊपर ही डेंस हो जाती है। डेंस मतलब भारी हो जाती है, और नीचे आके यहाँ फिर यही चक्र जो है सालों चलते रहता है। जब से पृथ्वी बनी है, जब से ये चक्र चल रहा है, इसे व्यापारिक पवनें कहा जाता है। क्योंकि पहली बात ये कि जो पवनें हैं सालों भर चलती हैं, और यहाँ से पहले के ज़माने में ट्रेड वगैरह होता था, ठीक है ना। ट्रेड रूट इन्हें कहा जा रहा है, इन रास्तों को। यहाँ से हवाएं अब देखिए ट्रेड किस तरह से होता है मैं वो ही बताऊँगा, लेकिन आप जान लीजिए किसे व्यापारिक पवनें कहते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि ये तो आपका फैक्ट नंबर 1 हुआ कि हवाएं यहाँ से यहाँ आ रही हैं, यानी कि हॉर्स से, हॉर्स नाम था ना उसका, हॉर्स से इक्वेटर पे आ रही हैं। तो हॉर्स की डिग्री आप याद रखिएगा कि 30 से 35 डिग्री के बीच बनता है। तो यहाँ से यहाँ हवाओं को आने में क्या होता है बाबू कि हवाएं जो होती हैं कोरियोलिस लॉ के फोर्स के कारण यहाँ पे बेंड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ की गति धीमी है, यहाँ की गति अप है, यानी कि हाई है, तेज़ है। तो यहाँ जो हवाएं इस तरह से बेंड हो जाएंगी। बात खत्म, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इस तरह से हवाएं बेंड हो गई। नीचे वाली हवाएं, इसकी गति धीमी है, इसको इससे मैच करना है, तो जाएगा तो बेचारा सीधा, लेकिन क्योंकि इसकी गति बहुत तेज है तो आगे निकल जाएगी, तो पीछे मुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी गति जो है पीछे है, कम है ना। इसकी जो हैसियत उतनी नहीं है कि उसमें मैचिंग कर पाए, तो इसलिए बेचारा अपने आप को मोड़ लेता है कि भैया हमको भी ले लीजिए, आगे लेके चलिएगा हम।
तो इन्हें कहा जा रहा है व्यापारिक पवने। पिक्चर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो आई एम सॉरी इसके लिए, ठीक है ना, लेकिन आप समझ रहे हो इतना काफ़ी है। अब समझते हैं। अब क्योंकि देखिए एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे कि मैं बता रहा कि हॉर्स अक्ष पे, यहाँ पे हॉर्स उसका कहा जा रहा है, यहाँ पे हवाएं यहाँ से ठंडी थी, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि हवाएं सिर्फ एक ही दिशा में नहीं आती। हवा को कोई उसमें कंप्यूटर नहीं लगा कि आपको सिर्फ पूरब में ही जाना है, आपको सिर्फ पश्चिम में ही जाना है, नहीं। हवाएं होती हैं दोनों दिशाओं में जाती हैं। ऊपर की ओर भी कुछ हवाएं जाएंगी, नीचे की ओर भी कुछ हवाएं जाएंगे। तो हवाएं इधर भी जाती हैं, इधर जाएंगी ना। तो कोरियोलिस लॉ लगाइए यहाँ पे, कोरियोलिस फोर्स लगाइए यहाँ पे कि यहाँ स्पीड तेज है, अप है, यहाँ स्पीड डाउन है। तो यहाँ जो है हवाएं इससे ऐसे हो जाएंगी, आगे निकल जाएंगी। निकलेगी ना, बिल्कुल निकलेगी। इस तरह होगी ना, बिल्कुल सही। तो एक हवा इधर मुड़ी, एक हवा उधर मुड़ी। अब इधर उधर मुड़ी, उसका मैं दिशा भी बताता हूँ थोड़ी देर में। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि इसकी स्पीड, पृथ्वी उधर की ओर घूम रही है तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। तो क्या होगा, हवाएं जो हैं इधर की ओर मुड़ जाएंगी, इससे निकलेगा। समझे ना, हवाओं का दोष नहीं है जी, दोष किसका है, गति का दोष है। तो हवाएं ऊपर की ओर मुड़े। अब यहाँ पे क्या था, हमारा हाई प्रेशर था, उच्च दाब था। तो उच्च दाब से हवाएं यहाँ का, देखिए पहली बात तो इसको बेचारा को यहाँ आना था, नहीं यहाँ पे से यहाँ आना था सीधे, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहा था कि यहाँ पे जगह खाली है तो इसको यहाँ पे आना था, लेकिन बीच में इसको कई पट्टियों का सामना करना पड़ा है, कई बेल्ट से। तो यहाँ से हवाएं कुछ यहाँ आ रही थी, तो वहीं पर कोरियोलिस फोर्स लगाई यहाँ पे कि यहाँ की स्पीड धीमी है, यहाँ की स्पीड ज़्यादा है, तो हवाएं इस तरह से मुड़ जाएंगी, मुड़ेंगी। चलिए बहुत बढ़िया, आप सीख कर चुके हो उस चीज़ को। और नीचे में भी सेम चीज़ वही होगा, हवाएं इधर की ओर पीछे की ओर छूट जाएंगी। अब एक चीज़ याद कीजिए, मैंने क्या भी आपको बताया था कि लो प्रेशर जोन कहाँ बनता है। लो प्रेशर जोन वहाँ पे बनता है जहाँ या तो बहुत ज़्यादा हीट हो उस अक्षांश पे, जैसे कि यहाँ पे इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा हीट था, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन गया। या लो प्रेशर जोन वहाँ पे बनेगा जहाँ पे हवाएं टकरा के ऊपर उठ जाएंगे, जहाँ पे टकरा के हवाएं एक दूसरे से ऊपर उठ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हवाएं टकरा के ऊपर उठ गई, कहाँ पे, इक्वेटर पे, इक्वेटर। यहाँ पे हवाएं टकरा के ऊपर उठ गई तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन गया, कोरियोलिस लॉ लग गया। बस फेरल का नियम मुझे बताना है। यहाँ पे लो प्रेशर जोन कैसे बन रहा है, यहाँ पे तो आपका हीट भी नहीं है कि हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर उठेंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि हवाएं टकरा के ऊपर उठ गई। इधर वाला हवा जा रहा था, इधर वाला हवा आ रहा था उधर से, अब दोनों गया भीड़ गया एक दूसरे से। आपको पता है जब ऐसा होता है कि नॉर्थ पोल से जो हवा आ रही है और इधर से जो जा रही हैं, कहाँ से जा रही हैं, इस एरिया से जा रही है, सॉरी यहाँ 30-35 डिग्री पर से जा रही है, इसे कहा जा रहा है हॉर्स, ठीक है। यहाँ से जो हवाएं जा रही हैं वो जाके टकरा जाएंगी कहाँ, यहाँ पे, उधर वाली हवाएं टकरा जाएगी वहाँ। तो कहीं ना कहीं इस तरह से कनेक्शन बनेगा, इस तरह से तेज में निकलेगा, तेज में निकलेगा ना खूब जोर से, तो वहाँ पे चक्रवात ला देगा। चक्रवात उसी तरह से आता है, समझे, यहाँ पे भी चक्रवात आता है, यहाँ पे भी चक्रवात आता है। नहीं उल्टा हवा जब नचेगा तो पानी को नचा देगा साथ में, ठीक है, वो चीज़ खत्म हो गया। अब जरा इसका नामकरण करते हैं। इससे कहा जाएगा क्या, ध्रुवीय पूर्वी पवन। ध्रुवीय पूर्वी पवन। अब पूर्वी पवन क्यों कहा जा रहा है भाई, तो पूर्वी पवन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पूरब से आ रही हैं। पवनों का जो नाम होता है उनके आने की दिशा पे रखा जाता है, जाने की दिशा पे नहीं, ठीक है ना। जैसे कि आप कहाँ से आए हो, तो आप हो मध्य प्रदेश से आए हो तो आप मध्य प्रदेश के हो गए। अब बिहार में आकर काम करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिहारी हो गए। तो यही ठीक है कि पवनें जहाँ से उठती है। ये चीज़ आपका 6 क्लास में बताया गया था, 7 में बताया, कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखिए, तो इसे कहा जा रहा है ध्रुवीय पूर्वी पवन। आगे क्या किया गया है, इसे पछुआ पवने इन्हें कहा जा रहा है, पछुआ पवने, यानी कि ये कहाँ से आ रही थी, पश्चिम से आ रही थी, हो गई पूरब में। यहाँ है ना, इस तरह से जा रही है ना, ठीक है ना। तो ये अगर आप डायरेक्शन वाला ये बनाओगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आप देखोगे कि पश्चिम साउथ वेस्ट से आ रही हैं हवाएं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज़ जानते हो, ठीक है ना। तो ये आ रही है पश्चिम से, क्योंकि इधर क्या है, वेस्ट है, इधर क्या है, ईस्ट है। तो यहाँ से आया, कहानी खत्म हो गया, ये कहलाएं पछुआ पवने। इससे क्या कहेगा, क्योंकि ये आ रहा है पूरब से, इधर से आ रहा है ना, इसका देखिए इधर मुँह है, सॉरी पूँछ इधर है, मुँह इधर है, तो इस तरह से चल रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है इसे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, यानी कि मैंने क्या बताया कि ट्रेड वाली हवाएं होती हैं, ट्रेड विंड आप इसे कह सकते हो। इसलिए क्योंकि अंग्रेज लोग
या पिछले ज़माने में जो भी चीज़ें होती थी, नाव चलता था इन्हीं हवाओं के सहारे, बड़े बड़े उसमें पाल लगे होते थे नाव में, ठीक है ना, बड़े बड़े कपड़े लगे होते थे, उसी के थ्रू इधर से हवाएं बह के चल जाती थी। ये हवाएं जो है हमेशा बहती हैं, ठीक है, तो इसलिए कहा गया इसे व्यापारिक पवने। अब नीचे का क्या सिस्टम है भाई, तो इधर वाला को भी वही सही है, इसे कहा जा रहा है क्या, व्यापारिक पवने। अब ये किधर से आ रही है, ये जो है ये भी ईस्ट से ही आ रही है, देखा जाए तो समझे, बस साउथ ईस्ट से आ रही है। क्यों, देखिए इसका स्थिति यहाँ से उठा कर इसमें यहाँ करूँ तो ये साउथ ईस्ट से आ रहा है, तो बुक में इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, इसे भी ट्रेड विंड कहा गया है, ट्रेड विंड। दक्षिण से आ रहा है यानी साउथ से, पूर्व से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना, तो इसे भी कहा जाएगा पूर्वी पवन ही। तो पूर्वी पवन कौन कौन हो गया, ये पूर्वी पवन हो गया, ये पूर्वी पवन हो गया, ये पूर्वी पवन हो गया, और यही स्ट्रक्चर सेम यहाँ पे ये है, ये भी पूरब से उठ रही है हवाएं, पश्चिम की तरफ जा रही है, तो इसे कहा जा रहा है पूर्वी पवन। लेकिन ध्रुव पे स्थित है इसलिए इसे कहा जा रहा है ध्रुवीय पूर्वी पवन। बात खत्म। अब इसे क्या कहा जा रहा है, जो हॉर्स से उठ के यहाँ पे आ रही है 60 डिग्री वाले पे आ रही है, 60 डिग्री वाले का नाम क्या है, तो 60 डिग्री वाले का नाम क्या लिखा गया आपको बुक ने, अधो ध्रुवीय कहा गया उसे, क्योंकि आधा यहाँ पे मतलब कहा जाए कि ध्रुव के काफ़ी करीब है, ठीक है ना, तो उसे कहा जा रहा है अधो ध्रुवीय वृत्त, आप कह सकते हो उसे। तो यहाँ से हवाएं आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो आ रही हैं कहाँ से, पश्चिम से। इसे अगर उठा के यहाँ पे आप पुट करोगे इस तरह से, मुँह इधर रखोगे तो आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट से हवाएं चल के यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ मैं क्लियर हूँ। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी कि हवाओं की गति है क्या, किस तरह से चल रही है, पूरब पश्चिम क्या है, कुछ चीज़ें और बतानी है, थोड़ा सा फेरल का लॉ बताना है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। मैं जब बचपन में पढ़ता था तो मुझे यही चीज़ समझ नहीं थी कि ये हवा तो इधर से इधर आ रही है, ये हवा इधर से इधर आ रही है, तो ये हवा उधर की ओर क्यों जा रही है भाई, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उधर घूमना पड़ गया। अब फिर सेम चीज़ यहाँ तक कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता था। लेकिन अब देखिए क्लियर कितना है कि कॉरियोलिस लॉ के कारण इसकी गति ज़्यादा है, इसकी गति कम है, इसलिए हवाएं जो है इससे पार कर लेती हैं आराम से। और हाँ, एक चीज़ और मुझे कन्फ्यूजन रहता था कि लो प्रेशर जोन यहाँ पे क्यों बन रहा है, ये जो इसे कह रहे हो आप लो प्रेशर जोन यहाँ पे इसलिए बन रहा है क्योंकि इधर की हवाएं टकरा के ऊपर उठ रही है। यहाँ पे लो प्रेशर जोन हीटिंग के कारण नहीं बन रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन हीटिंग के कारण बन रहा है, ठीक है ना। बात खत्म। अब थोड़ा सा फेरल का लॉ देख लेते हैं क्या। हाँ, तो फेरल भैया के अनुसार पवनें जो हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो कहीं कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखिए नियम क्या है, पहले तो अर्थ ड्रॉ करना बार बार जरूरी क्योंकि अर्थ पर ही लागू हो रहा है। आई थिंक गोल हो गया बढ़िया से, चलिए ठीक है, इतना मैं समझ जाऊँ। इक्वेटर बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपका डाटा खत्म हो रहा है, तो इक्वेटर बना देना मेरा फर्ज है भाई। इक्वेटर बनाइए। फेरल भैया ने क्या कहा है कि पवनें जो हैं, अब देखिए किसी भी चीज़ की परिभाषा होती है ना बहुत ही अर्थपूर्ण होती है, तो प्लीज़ उसे वर्ड तोड़ तोड़ के पढ़िए, एक ही बार मत पढ़िए। जैसे कि पवन लिखा गया है ना, पवन किसे कहा जाता है, पवन और हवा में अंतर होता है, हवा स्थिर वायु को कहा जाता है, लेकिन वही वायु जब आगे बहती है तो उसे कहा जाता है पवन। बहने वाली हवाओं को, गतिशील हवाओं को क्या कहा जाता है भाई, तो पवन कहा जाता है, समझे ना। तो पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, अब देखिए कोरियोलिस फोर्स लगाइए यहाँ पे कर्क रेखा में ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे मकर रेखा ड्रॉ कर देता हूँ। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ पोल और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ पोल। तो फेरल भैया क्या बोल रहे हैं कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर मुड़ जाती है। तो दाहिने क्यों मुड़ रही है, पहले ये जानना जरूरी, क्योंकि इसकी गति जो है वो ज़्यादा है। किसकी, इक्वेटर पे जो हवा है उसकी, इसकी गति कम है, तो इससे आगे ही नहीं जाएगा जी, इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि ये जो है कम है। इसलिए मैंने शुरू में ही एग्जांपल देके आपको थाली वाला समझा दिया, क्योंकि इसकी गति ज़्यादा है, इसकी गति कम है, इसलिए हवाएं दाहिनी की ओर मुड़ रही। और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध ये वाला दक्षिणी वाला, यहाँ बाईं ओर कैसे विक्षेपित होगा। अब देखिए अगर मैं बाएं दाएं में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो एक चीज़ आपको पता है कि कोरियोलिस लॉ के कारण इसकी स्पीड ज़्यादा है, हवा को आना ही इधर, इसकी स्पीड कम है, तो हवा इससे आगे निकलेगी, बहेगी इसे, तो बाएं दाएं क्या आपका कन्फ्यूजन खत्म हुआ कि नहीं। अब बात की गई है बाएं की, तो अगर आप ऐसे खड़े हो गए इधर मुँह करके तो आपका बाएं इधर होगा, ठीक है ना, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की बात की गई है और नॉर्थ पोल की बात की गई, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की जब बात की गई तो आपका इसे खड़ा होना पड़ेगा इधर में, तो आपका जो है दाहिना हाथ इधर रहेगा, समझे। तो बाएं और दाहिने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन एकदम नहीं होगा अगर आपको कोरियोलिस लॉ पता होगा। तो देखिए क्या होता है, ज़्यादा से धीमा में जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब किस ओर मुड़ेगा ये भी आपको पता होना जरूरी है। पृथ्वी जो गति कर रही है ना वही मायने रखती है।
तो ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा दी है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बताइए मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर यहाँ पे मैं एक अक्षांश ड्रॉ करता हूँ 70 डिग्री पे या 65 डिग्री पे, और मेरे हवा को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो हवा की गति किस तरह से होगी? ऐसे होगी कि ऐसे होगी, मतलब इस तरह से होगी कि इस तरह से होगी? ऑफकोर्स ये वाली होगी, क्योंकि आगे भी बढ़ना है और इससे आगे मतलब निकलना भी है, ठीक है ना, अर्थ भी घूम ही रही साथ साथ, तो इस तरह से गति होगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मान लेता हूँ मुझे ये करना है, और मुझे हवा को यहाँ से यहाँ भेजना है इस तरह से, तो हवा की गति उधर की ओर होगी या इधर की ओर होगी? मुझे बताइए जरा, थोड़ा सा टाइम लीजिए और मुझे बताइए, अपने में सोचिए, बता तो नहीं पाओगे, सोचो अपने में। तो यहाँ से यहाँ भेजने में हवाओं की जो दिशा है वो उधर की ओर होगी या इधर की ओर होगी, यानी कि ईस्ट होगी या वेस्ट होगी? तो बताइए। नहीं बता पा रहे हैं? बता दिए तो अच्छी बात है, आप सीख गए इस चीज़ को। अगर नहीं बता पा रहे तो मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि इसकी गति कम है, इसकी गति ज़्यादा है, तो अर्थ तो आगे बढ़ ही रही है इस तरह से, ये भी आगे बढ़ ही रहा है, तो हवा जब आएगा तो पीछे छूट जाएगा, क्योंकि इसकी गति कम है, तो हवाओं की दिशा इससे हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो आप चीज़ें समझ गए यहाँ पे। आई होप मैंने आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अगर कुछ इसके बाद भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ मुझे बताइए नीचे, ठीक है ना। और क्या कहूँ, रखिए अपना ध्यान, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।